सो गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेंशन किया गया दैट इज दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएसएमई भी बोलते हैं, यानी कि बहुत ही जो लघु उद्योग वगैरह की श्रेणी में आते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको ना इसमें जो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है वो ये रहती है दैट इज जो क्लासिफिकेशन है ऑफ द एमएसएमई। क्लासिफिकेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपसे वो पूछेगा, ये मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आता है कि फिलहाल के लिए यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से की गई है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें ना याद रखना है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, हम किन्हें मतलब माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं, किन्हें हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं, या किसे हम मीडियम एंटरप्राइज के एक श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर हम इन्हें बांटते हैं। तो ये ना क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। दैट मीन्स कि जिस एक कंपनी के अंदर, जिस एक फैक्ट्री के अंदर या कोई एंटरप्राइज के अंदर, बिजनेस में, जहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ की हो रखी हो तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। जहां पर 25 करोड़ की हो उसे हम बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन्हें, जहां पर 125 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हो। सिमिलरली जहां पे टर्नओवर हमारे पास, यानी कि जो टोटल पैसा आया, ये मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर टर्नओवर की बात हो रही है। तो जिस एक कंपनी के अंदर, एंटरप्राइज या बिजनेस में 10 करोड़ तक का जो टर्नओवर हो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। जहां पर 100 करोड़ का हो तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइज के नाम से यहाँ बोलेंगे। और जहां पर 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज दी मीडियम एंटरप्राइज। तो आपको ना ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड ही आपने याद रखना है, करंट को आप याद नहीं रखेंगे। तो ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 2025-26 का जो बजट था उस समय पर ये डेफिनेशन दी थी। तो आपको ये याद रखनी है यहाँ पे रिवाइज्ड वन, यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फिगर्स हैं और रिवाइज जो टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा भारत में जो एमएसएमई को लेके ना एक दो फैक्ट्स और भी मैं यहाँ पे, इसीलिए हमें थोड़ा याद रखना है। जैसे कि इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि ये ना भारत के अंदर जो 30% जीडीपी है हमारी, और यहाँ पे 36% जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसके अंदर योगदान देते हैं एमएसएमई। आपको ये फिगर क्यों याद रखनी है? क्योंकि कई बार जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उनके अंदर रफ आइडिया पूछ लिया जाता है कि जो एमएसएमई है कितने जीडीपी का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देती है, या मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा यानी कि उत्पादन, एक आउटपुट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 36%। बड़ी कंपनियां भी देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन स्मॉल या एमएसएमईज का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सप्लाई चेन के लिए या एक रेगुलर सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी है एमएसएमई। इसके अलावा इसके साथ जो है ना 12 करोड़ लोग जो हैं वो जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको ये याद रखना है। ये कुछ फिगर्स है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने। साथ ही साथ एक फिगर और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लगभग भारत के जो 45% या टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 45% एमएसएमई ही यहाँ पे योगदान दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए इंडिया 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो 4500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई ये सेक्टर कर रहा है। तो बड़ी कंपनीज के साथ साथ जो एमएसएमई का योगदान है वो भी हमें याद रखना है। तो आपको ना ये फिगर्स अगर हो सके सिर्फ इतना याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस सेशंस में भी समझाया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स के साथ अटैच जो प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उनको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक पोर्टल का नाम है विच इज नोन एज भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल ना आपके साथ वहाँ मैचिंग के क्वेश्चन में आ सकता है, जिसमें मेंशन किया जाएगा कि ये किसके साथ जुड़ा है। जैसे भारत पोल हो सकता है कि वहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि मैप के लिए है, या कुछ ही और जैसे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने याद रखना है ये सीबीआई ने इसको डेवलप किया है। और इसके अंदर इस पोर्टल पर, यानी कि एक ना वेबसाइट आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारी जो सीबीआई है वो, यानी सेंटर और स्टेट जो एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंटरपोल बोलते हैं, उनके साथ जो है ना वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ सीबीआई ही एक्सेस कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे स्टेट एजेंसीज भी, जैसे स्टेट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर जो इस पोर्टल पर एक्सेस कर पाएंगे। तो दैट इज अ भारत पोल। तो आपने ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, इतना ही इसमें एनफ है। नेक्स्ट जो है डिफेंस सेक्टर से हमारी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ अबाउट द प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल जो है वो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं दैट इज डीआरडीओ
प्रलय मिसाइल के बारे में डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रलय को समझें। ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट, दैट मीन्स इसके अंदर जो फ्यूल डलता है ना वो लिक्विड नहीं है, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है। फ्यूल यहाँ पे तीन तरह के होते हैं गाइस, एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड, एक होता है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज किया जाता है, वो भी बहुत ही लो टेम्परेचर्स पर। तो क्रायो का मतलब वैसे भी ठंडा होता है काफी ज्यादा, मतलब अत्यंत शीत जिसे बोला जाए। तो आपको ये याद रखना है, प्रलय मिसाइल के अंदर सॉलिड जो फ्यूल है वो डाला जाता है। साथ ही साथ ये सरफेस टू सरफेस है, दैट मीन्स इसे मतलब आप सरफेस से छोड़ेंगे और ये सरफेस पर ही टारगेट करेगी। शॉर्ट रेंज है इसकी, याद रखें ये भी। ये मतलब आपको ना ये चीज़ें पेपर के अंदर आती हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं, उन लोगों को ये पता होना चाहिए दैट ये क्वेश्चंस में वहाँ पे विजिबल होती हैं। और ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आपको याद रखना है। या आमतौर पर या तो मिसाइल्स बैलिस्टिक होती हैं या क्रूज मिसाइल होती हैं, वो आप टेक्नोलॉजिकल पार्ट में समझते हो तो आप वहाँ पे कवर करते हैं उनका एक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आपको सीधा याद रखना है, सॉलिड फ्यूल है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है, और रेंज भी आपने याद रखनी है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक को जो इसका इसके साथ पेलोड या आप जिसको कह सकते हैं, इसके साथ जो आप वॉरहेड, यानी कि जैसे हमारे जिससे डिस्ट्रक्शन होगी वो मटेरियल इसके साथ भेजा जा सकता है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इसको याद रखना है आपने। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि वॉर हेड जो कैपेबिलिटी है, देखिए आप मिसाइल को देख रहे हैं इस समय पर, तो इसमें आपको ना यही सिर्फ क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। इसमें प्रलय मिसाइल को इंक्लूडिंग द पिनाका, अभी एक्चुअली हमारा जो डीआरडीओ है वो काफ़ी मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है। जैसे आपने प्रीवियस सेशंस में भी सुना होगा दैट पिनाका लॉन्ग रेंज जो गाइडेड रॉकेट्स हैं, या K4 सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्हें तो हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं K4 को। उनके साथ साथ अभी प्रलय मिसाइल को भी हमने टेस्ट की है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट्स दी अमेजोनियन जो स्टिंगलेस बीज, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंसेक्ट विद द लीगल राइट्स। तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि एनिमल्स या एनिमल राइट के साथ जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर आपने देखना है दैट इज ही जो पेरू के अंदर वहाँ पे एक म्यूनिसिपैलिटी है, दैट्स सेटिपो म्यूनिसिपैलिटी, पेरू। पेरू कहाँ पर है? एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका, अगर आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका पूरा का पूरा जो एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वहाँ पर आपको एक कंट्री मिलती है पेरू। तो वहाँ पर हमें मतलब उस जगह पर एक जो नेटिव स्टिंगलेस बीज को हमने, यानी कि वहाँ के जो लोगों ने एक लीगल राइट्स दिया है ताकि वहाँ की जो बायोकल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लीगल रिकग्निशन, जैसे हम लोग होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन है, हमारे भी अपने लीगल राइट्स हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन्हें यहाँ पे ऐसे राइट्स दिए गए हैं। तो आपको इसमें एक दो चीज़ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये स्टिंगलेस जो है पॉलिनेटर्स हैं अमेजोनियन जो रेन फॉरेस्ट के, दैट मीन्स जो परागण की जो प्रक्रिया होती है, जहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो ये पॉलिनेटर्स हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, और नए प्लांट्स या नए फर्टिलाइजेशन जो उनकी मदद से पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती है प्लांट्स की। तो आप सिंपली इतना याद रखें, स्टिंगलेस हैं ये, यानी कि कांटा वगैरह इनके अंदर नहीं है। और अमेजन में है तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, उन वर्षा वनों में। बाकी आप छोड़ सकते हैं, ये वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमें इसमें आगे नहीं जाना है। और इसमें ना ये थोड़ा सा एक टर्म है, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टर्म ये याद रख सकते हैं, दैट इज ही मेलीपोनी कल्चर। दैट मीन्स एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो सदियों से चली आ रही है, जिसके अंदर ब्रीडिंग और रीडिंग, यानी कि एक तरह से पाला जाता है जो जैसे शहद को इकट्ठा करने वाली जो मधुमक्खियां होती हैं, और मेडिसिन जो पर्पस के लिए, तो उस एक टर्म यहाँ पे आती है साइंस की तरफ से, दैट इज नोन एज ई मेलीपोनिकल्चर। तो आपने ये याद रखना है मेलीपोनिकल्चर का मतलब क्या होता है। आमतौर पे ये ना मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्योंकि ये ना जो इनका शहद होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जहाँ पे जैसे लेट्स से जलन वगैरह है या एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, और इवन कैटरेक्ट वगैरह जिन लोगों को होता है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आपने ना बिल्कुल भी ये बहुत लाइट वे से इसको याद रखें, और जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट अफेयर है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ये यूपीएससी या बाकी सर्विसेज में हम इसको देख चुके हैं। तो बीई यहाँ पे क्या है, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। भारत के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर स्टार्स लगे होते हैं। जैसे अगर आप एसी लेने जाएंगे
या रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो सेलर है वो आपको बताएगा कि सर ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है वो महंगा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर स्टार ज़्यादा है, ये 5 स्टार है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन कम है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफ़ी कम आएगा क्योंकि इसके अंदर मशीनरी अच्छी यूज़ की गई है। तो जो वो लेबलिंग होती है ना कि कौन से अप्लायंस पर कौन सा स्टार होगा और कितना एनर्जी सेविंग होगा, वो ये चीज़ें, ये स्टैंडर्ड्स कौन बताता है? दैट इज़ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो वही लेबलिंग करते हैं। तो आपको अब इसके अंदर देखना है कि जो इनका लेबलिंग प्रोग्राम है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग जो प्रोग्राम है वो 2006 में इन्होंने शुरू किया। सीधा सीधा याद रखें आप इसके अंदर। और ये ऐसा करने की जो इनको परमिशन या इनके पास पावर कहाँ से आई, ये याद रखना है आपने, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि हमने जो हमारी एनर्जी है उसको बचाने से संबंधित हमारा जो एक एक्ट है 2001 का, उससे हमने ये चीज़ें मतलब वहाँ से प्राप्त की हैं। तो उसके बाद देखिए आगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है नेचुरली, क्यों पावर की बात हो रही है तो वहां से है। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। कि हमने एनर्जी को बेसिकली बचाना भी है और अपने एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस बनाने हैं। इसके बाद जो स्टार लेबलिंग है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आमतौर पे घरों में जो यूज़ होने वाले अप्लायंस हैं, किन किन पॉइंट्स पर या किन किन अप्लायंसेस के ऊपर लेबलिंग होती है, जैसे फैंस, एसी, रेफ्रिजरेटर, ट्यूब्स। तो आपको उसमें ना थोड़ा सा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था। इसके अलावा इसके अंदर हमें यहाँ पे देखना होगा, एक तो आपने याद रखना है कि जो 1 to 5 स्टार होते हैं इसमें कोई 7 स्टार या 8 स्टार नहीं होता। यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस होगा जो, वो होगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। और साथ ही साथ इसमें हम एक दो और चीज़ देख लेते हैं। जैसे आप इस तरह के स्टार्स आपने देखे होंगे अपने लेबलिंग के लिए, और ये आप याद रख लीजिएगा, ये देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, गीजर्स, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर्स, एलईडी लैंप्स, और यहाँ पे जो हमारे पास जैसे जेन सेट्स होते हैं, डीजी सेट्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे लेबलिंग की जाती है। जितना ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, आपने ये ध्यान रखना है। भारत के अंदर क्या एनर्जी एफिशिएंसी को लेके अभी तक कोई और इनिशिएटिव लिए हैं हमने? यस, बिल्कुल लिए हैं। हमने एक नेशनल लेवल पर मिशन स्टार्ट किया हुआ है जिससे हम एनर्जी, अपनी जो एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव कर रहे हैं। और उस जैसे मिशन का नाम आप सामने देख रहे हैं, दैट्स NMEEE। तो भारत में ना 2006-07 की बात है, तो उस समय पर हमने 7-8 प्रोग्राम शुरू किए थे, उनके अंदर ये मिशन था। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो गई है तो इसीलिए, बट आप थोड़ा सा फिर भी ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और गाइस इसी मिशन के तहत जो कि 2007-08 में स्टार्ट किया गया था, NMEEE, इसके तहत ना आप अगर हो सके इन 3 नामों को याद रख लीजिएगा, एनफ रहेगा बस इसमें। ये जो है ना क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज अ पैट स्कीम, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, यानी कि वो कंपनीज जो अच्छी एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट बना रही हैं या यूज़ कर रही हैं और पॉल्यूशन कम कर रही हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो सर्टिफिकेट एक प्रकार से उनकी संपत्ति है, असेट है, जिसको वो एक्सचेंज कर सकते हैं किसी ऐसी कंपनी को देकर जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और सरकार ने सभी कंपनीज को कहा है कि हमें इतना तो परफॉर्म करना ही होगा। तो जो अभी तक अचीव नहीं कर पाई है, इसीलिए वो ऐसे सर्टिफिकेट खरीद कर सरकार को दिखाते हैं कि देखिए हमने भी सर ये खरीद लिया है। तो वो उन्हें महंगा पड़ता है, इसीलिए भविष्य में हो सकता है ऐसी कंपनीज भी अपने वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी एफिशिएंसी वो अचीव कर सकें। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से इसके तहत एक प्रोग्राम और था, EEFP, MTEE। आप अगर इनके नाम भी याद नहीं रख पाए तो सिर्फ सिंपली इतना याद रख लीजिएगा, या जो FEEED। तो यहाँ पर कुछ नाम इस तरह से आप याद रख लेंगे तो एनफ है, आपका काम चलेगा इससे। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये जितनी आप 4 प्रोग्राम देख रहे हैं, ये NMEEE जो हमारा नेशनल मिशन है उसके तहत ये 4 स्कीम चल रही थी। आपको सिर्फ इसमें पैट याद रखेंगे तो एनफ है, बाकियों का नाम ही याद रख लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको एक याद रखना है, हमने यानी कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उजाला स्कीम। ये उज्ज्वला नहीं है, पहली बात। ये उज्ज्वला जो स्कीम है उसमें सिलेंडर्स वगैरह दिए गए थे घरों में ताकि पॉल्यूशन कम हो। लेकिन ये उजाला स्कीम है जिसके तहत बताया गया था उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। दैट मीन्स जो पहले हम एक इनकैंडेसेंट जो बल्ब्स होते थे ना, जो 100 वॉट का बल्ब वगैरह होता था, उसके अंदर ना बहुत गर्म हो जाते थे और उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती थी। तो इसीलिए बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि उन बल्ब्स को हटाकर उनकी जगह पर हमें LED बल्ब्स यूज़ करने हैं ताकि वो लंबे भी चलते हैं और टेम्परेचर भी उसके अंदर कम कंज्यूम होता है या एनर्जी कम जो है कम यूज़ होती है।
तो आपको याद रखना है उजाला स्कीम क्या थी, वो एलईडी बल्ब्स के लिए थी। गवर्नमेंट ये ना इस तरह के क्वेश्चन दे देती है, वहाँ पे पेपर के अंदर आपको उजाला लिख दे, उजाला के सामने पूछेंगे ये क्या है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर मतलब एक इंडेक्स भी हम तैयार करते हैं। जैसे होता है ना कि क्लास में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम टेस्ट ले लेते हैं उसका, और वहाँ पे हम, अगर कोई हमसे पूछेगा कि कौन अच्छा है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, तो हम बता देते हैं कि जिस टेस्ट में जिसके मार्क्स इतने आएंगे वो पर्सन अच्छा है, और जिसके इस नंबर से कम आएंगे वो पर्सन मीडियोकर है, और जो बिल्कुल ही कम अचीव कर रहा है वो, उसको अभी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके इसी तरह से हम यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार करते हैं स्टेट्स का। उस स्टेट्स के इंडेक्स के अंदर हम, याद रखें आप यहाँ पर, उसको बोलते हैं दैट्स अ बीईई, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। उसके तहत हम यहाँ पे 4 तरह की कैटेगराइजेशन रखते हैं, दैट्स अ फ्रंट रनर, अचीवर्स, इसी तरह से कंटेंडर्स और एस्पिरेंट्स। तो ये 4 तरह के होते हैं यहाँ पे, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट्स। जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आ गए या 50 to 60 आ गए वो यहाँ पे अचीवर है, 30 to 50 रहे यहाँ पे कंटेंडर है, और एस्पिरेंट्स जो है अब काफ़ी नीचे हैं, जिनको काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपको बस ये 4 कैटेगरीज की परसेंटेज वगैरह याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आखिरकार कब बनाया गया था, तो आपने कहना है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास हुआ, और उसके बाद 2002 में इस एक इंस्टीट्यूशन की को एस्टैब्लिश किया गया। और इसका काम तो आप जानते ही हैं कि लेबलिंग वगैरह प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड्स बताना, या वो तरीके समझाना कि नए तरीके से एक बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए, ताकि वहाँ पर कम से कम जो एनर्जी यूज़ करनी पड़े, एसीज वगैरह कम यूज़ करने पड़े, लाइट्स कम यूज़ करनी पड़े। तो इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स वगैरह बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बीईई का काम है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बाकी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि अभी जो यूरोजोन है, यूरोजोन में अभी 21st मेंबर मतलब ऐड ऑन किया है अभी, वो है बुल्गारिया। तो उन्होंने बुल्गारिया को आप याद रखिएगा, ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रिसेंटली गिवन द स्टेटस और गिवन एज एडिशन इन द यूरोजोन। तो आपको सिंपली ये याद रखना है दैट इज द 21st मेंबर है यूरोजोन का। पेपर के अंदर आपको हो सकता है वो 22वां मेंबर बोल दे, 20वां बोल दे, 19वां बोल दे, तो आपने याद रखना है 21वां मेंबर कौन है, दैट्स अ बुल्गारिया, यूरोजोन के अंदर। और ये मतलब इसमें देखते हैं बुल्गारिया की जो अपनी वहाँ की जो करेंसी है लैब, उन्होंने वो एक तरह से छोड़ दी है, और उन्होंने अब यूरो को अपना लिया है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ की एक कॉमन करेंसी है जिसको बोलते हैं यूरो। तो आपने उन चीज़ों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब इसके अंदर देखते हैं इससे होगा क्या। अब देखो एक ग्रुप ऑलरेडी है यूरोप, तो उसके अंदर जब उस एक देश और ऐड ऑन हो गया, वहाँ की करेंसी को भी अपना लिया, तो इसका मतलब है एक यूरोपियन यूनियन को अब एक स्ट्रेंथनिंग या और वो मजबूत हो गई है। तो आखिरकार यूरोजोन से संबंधित एक दो चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। यूरोजोन क्या है, 1992 में जो मैस्ट्रिक्ट यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, जिसे हम ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन यूनियन बोलते हैं। तो आपने ये याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जैसे भारत का गणतंत्रता दिवस जो है उसमें भी हमने यूरोपियन यूनियन के और यूरोपियन कमीशन के जो चीफ हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया था, और उसी इसीलिए जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में जो जानना जरूरी है। तो यूरोजोन को आपने याद रखना है, 1992 की जो ट्रीटी है, जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी है, उसके बारे में ये याद रखें। और इसी समय पर ही यूरोपियन यूनियन की जो है नींव रखी गई थी। साथ ही साथ इसमें हमने याद रखना है कि यूरो है, इनकी इन देशों के समूह जो कि इसके यूरोपियन यूनियन के पार्ट बने थे, उन्होंने अपने यहाँ पर जैसे इंडिया में रुपया चलता है उसी तरह वहाँ पे उन्होंने अपनी करेंसी का नाम रखा यूरो। तो ये याद रखें। साथ ही साथ इनका अपना एक सबका कॉमन बैंक था जिसको बोला जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक जोन, यानी कि सारे देशों ने मिलकर अपना एक कॉमन जोन तैयार किया जिसको बोलते हैं यूरो जोन। तो यूरो जोन के अंदर क्या क्या आएगा, वहाँ के यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी मान लिया है। तो दैट मीन्स यूरो जोन के अंदर वो कंट्रीज नहीं होंगी जो यूरोप में रहती हैं परंतु उन्होंने यूरो को अपनाया नहीं है, वो अपने देश की करेंसी को ही चला रहे हैं, तो वो यूरो जोन का पार्ट नहीं है। तो आपने याद रखना है, यूरोप में होने का मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली यूरो जोन के पार्ट बन जाएंगे, नहीं। आपको यूरो जोन का पार्ट बनने के लिए वहां पर अपनी जो उनकी कॉमन करेंसी है उसको अडॉप्ट करना होगा। तो इसीलिए यूरो जोन को देखिए हमने कब स्टार्ट किया था, 1999 में ऑफिशियली लॉन्च किया था जो यूरो को, और उस समय पर 11 कंट्रीज थी। क्रोएशिया ने 2023 में ज्वाइन किया, इसी तरह से बुल्गारिया ने अभी अडॉप्शन किया है। तो अब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 35 करोड़ लोग हैं जो यूरो जोन का आज पार्ट हैं और यूरो को यूज कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे दैट यूरोपियन यूनियन यूरो जोन वगैरह में डिफरेंस क्या है, तो आपने बोलना है यहाँ पर
कि अगर हम पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनियन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। अगर हम यूरोजोन की बात कर रहे हैं, यूरोजोन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है करेंसी से जुड़ी हुई बात है। दैट मीन्स ही एक प्रकार से पैसे की वजह से या पैसे के कॉमन यूसेज की वजह से जुड़ी हुई कंपनीज को बोलते हैं या देशों को बोलते हैं, दैट्स अ यूरोजोन। अगर आप कभी यूरोप ट्रैवल करेंगे तो वहां पर आपको ना एक वीजा भी लेना पड़ेगा। उस वीजा को अगर आपने ले लिया तो इसका मतलब दैट इज उन्होंने शेंजन एरिया बोलते हैं उसे। इसका मतलब ये है कि आप वहां पर जो यूरोजोन की कंट्रीज हैं वहां पर बिना उन लोगों का अकेले के लिए कंट्री का वीजा लिए हुए सिंगल आपने एक शेंजन वीजा लेना है और आप वहां पे घूम सकते हैं। आपको कोई वहां पे बॉर्डर पे चेकिंग वगैरह भी नहीं होगी। सिंपली आप बिल्कुल फ्रीली वहां पे मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये बस ये याद रखना है, मेजर तो यही है। दोनों ये एक ही ट्रीटी से बनी है, चाहे वो यूरोजोन हो या यूरोपियन यूनियन हो। जबकि जो शेंजन एग्रीमेंट है वो 1985 में कर लिया गया था। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है 27 कंट्रीज हैं। अगर हम जनवरी 2026 की बात करते हैं तो 27 कंट्रीज हैं वहां पर, और जबकि यूरोपियन या यूरोजोन के अंदर अभी 21 कंट्रीज हैं। इसका मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन क्या ऑटोमेटिकली अगर आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूरोजोन के भी पार्ट हैं। ये याद रखना है, पेपर में इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाएंगी कि क्या अगर एक कंट्री यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेती है तो क्या वो ऑटोमेटिकली यूरोजोन का भी पार्ट है। तो आपने वहां पे आंसर देना है कि नहीं, यूरोजोन का पार्ट बनने के लिए आपको यूरो को अपनाना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 6 कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जैसे स्वीडन, पोलैंड या चेक रिपब्लिक, इसी तरह हंगरी और रोमानिया और डेनमार्क। इन्होंने अभी तक यूरो को अपनाया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये अपने अपने देश की करेंसी को यूज कर रहे हैं और अभी ये यूरो को अपना नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन कंट्रीज को यूरो जोन का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है। और शेंजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी तक यहाँ पे जो 29 कंट्रीज हैं इसमें कौन सी हैं? एक तो सभी की सभी कंट्रीज आ गई जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। यहाँ पे जैसे सभी तो नहीं, यहाँ पे 25 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, और इसके अंदर आयरलैंड और साइप्रस नहीं है। और इसके अलावा 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है। तो आपने ना ऐसे में याद रख लेना है, दैट इज आप इसको SILN याद रख लीजिएगा, SILN। ठीक है, सीलन जैसे हम याद रख लेते हैं, सीलन याद रख लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे आपने याद रखें। गाइस पेपर के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड याद रखना है आपने। वहाँ पे स्वीडन भी होगा, स्वीडन नहीं है। तो यूरो ये ना यूरोपियन यूनियन कंट्रीज नहीं है जो मैंने 4 लिखी हैं। कौन सी हैं वो? दैट इज ही स्विट्जरलैंड, एक यहाँ पे आइसलैंड, और यहाँ पे नॉर्वे, और यहाँ पे जो लेस्टनस्टीन। जो ये कंट्रीज हैं, ये 4, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, परंतु ये शेंजन एरिया के अंदर आती हैं। तो आपको मतलब वैसे वो इतना डीप नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको याद रखना है ऑटोमेटिकली कोई भी पर्सन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने से यूरोजोन का पार्ट नहीं बनता। कोई भी कंट्री के लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और शेंजन एरिया की ट्रीटी अलग है, 1985 में साइन हो गई थी, उसके अंदर मेंबर्स अलग हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रीज हैं, ये आपने काफ़ी कम नाम सुना होगा। ये यूरोप की कंट्रीज हैं, एंडोरा, मोनाको, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो। दे यूज द यूरो थ्रू द एग्रीमेंट विद द EU, वाइल द कोसोवो एंड द मोंटेनेग्रो यूज इट यूनिलेटरली। यानी कि वो एक तरफा ही इसको यूज करती हैं, और नन ऑफ दीज आर रिगार्डेड एज अ यूरोजोन मेंबर्स। तो इनमें से कोई भी यूरोजोन का मेंबर नहीं है। तो यूरो को ना यूज और भी कंट्रीज कर रही हैं कुछ अग्रीमेंट्स के साथ, हालांकि उन्हें हम यहाँ पे काउंट अभी नहीं कर रहे, तो इसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। जो पर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको याद रखें। अगर हम यहाँ पर मैप की बात करते हैं तो बुल्गारिया देखिए यहाँ पे। गाइस आमतौर पे जब हम मैपिंग करते हैं तो उस समय पर आपको सिखाया जाता है कि ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनका नाम याद रखिए। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो बुल्गारिया याद रखते हैं आप। तो इसमें जैसे रशिया या यूक्रेन, इसी तरह से रोमानिया जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, या जॉर्जिया, इसी तरह टर्की और बुल्गारिया, ये 6 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। तो इसमें बुल्गारिया जो आप देख रहे हैं इसकी कैपिटल याद रखिए सोफिया है। और ये एजेंसी को टच नहीं करती, ये देखिए एजेंसी है यहाँ पे, टच नहीं करती है, ये ब्लैक सी को टच करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है साथ में आपने। और बुल्गारिया जो है ना, ये बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं इसे, बाल्कन प्रायद्वीप। जो ये आप एरिया देख रहे हैं ना, इस वाले एरिया को हम बाल्कन एरिया बोलते हैं, इस वाले एरिया को। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस किस कंट्री के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। अगर याद रह जाए तो जैसी बात नहीं है, अगर नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और बुल्गारिया एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ग्रुप है जिसका नाम है नाटो, दैट्स अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका भी पार्ट है। इसका मतलब क्या है नाटो का? यदि नाटो के किसी भी एक सदस्य देश के ऊपर अटैक किया गया तो सारे के सारे देश उसको अपने ऊपर अटैक मान लेंगे, और उस एक अटैक करने वाली कंट्री के ऊपर सारे देश मिलकर जो है वहां पर मतलब अटैक करेंगे या उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो ओवरऑल आपको याद रखना है, जो नाटो है वो एक प्रकार की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सोफिया इसकी पॉलिटिकल और आपको बता दिया गया कैपिटल है यहाँ पे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए, दैट्स अ गवर्नमेंट नोटिफाइज अ मार्केट एक्सेस गाइडलाइंस अंडर द ईपीएम। सबसे पहले आपको ये पता हो ईपीएम क्या है? ईपीएम है यानी कि भारत से जो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं उनको हम विदेशों में बेचकर वहाँ पर डॉलर्स जो हैं वो कमाएं, ताकि इंडिया में हम मैक्सिमम डॉलर्स लेकर आ सकें। ऐसा हमें क्यों करना है? ताकि भारत में जो डॉलर्स हैं जितने ज़्यादा रहेंगे या फॉरेन करेंसी जितनी ज़्यादा भारत के आरबीआई में पड़ी रहेगी उतना ज़्यादा भारत में रुपया स्टेबल रहेगा। ये ज़रूरी होता है। और वैसे भी अगर कल हमें कोई पेमेंट करनी पड़ गई, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम जो ऑयल खरीदते हैं या पल्सेस खरीदते हैं, उसमें पेमेंट जो करनी होती है वो डॉलर्स में ही करनी पड़ती है। इसीलिए हम लोगों को हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए, तो वो तभी आएंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत जो गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया है अभी। तो हमें ना उस पर अभी नहीं जाना है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें हम देख लेते हैं, जैसे फिलहाल के लिए आपने इसके जो अभी गाइडलाइंस में चेंज हुआ है ना उसको हम छोड़ सकते हैं। इसमें हमें मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। मिशन का तो वही बात अच्छी है, लेकिन इसमें ना दो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। एक्चुअली क्या है कि इस मिशन के अंदर ना दो स्कीम्स को और यहाँ पर रखा गया है, यानी कि दो सब स्कीम है यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका नाम है निर्यात प्रोत्साहन, जिसके अंतर्गत हम एक्सपोर्ट करने वाला जो भी पर्सन होगा, लेट से अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सरकार फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी और आपको फाइनेंस भी देगी, और यहाँ पर क्रेडिट और साथ ही साथ मतलब इस तरह की जो फाइनेंशियल हेल्प आपको अपने एक्सपोर्ट को करने के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और निर्यात दिशा क्या है? निर्यात दिशा का मतलब है कि आप जब अपने एक्सपोर्ट को कर रहे होंगे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर वहां पर बैन ना लगे, तो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उनको लाने ले जाने का तरीका क्या होगा, उसके ऊपर आपको या क्वालिटी या ब्रांडिंग को लेकर आपको यहाँ पे गाइड करेगी। तो निर्यात दिशा, तो बेसिकली इसके अंदर आपको दो ये सब स्कीम्स याद रखनी है। साथ ही साथ जो ये स्कीम है बेसिकली इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है दैट्स अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी डीजीएफटी बोलते हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम को। और नेचुरली ये स्कीम जो है किसके अंडर होगी? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी है, क्योंकि ये सभी जो वाणिज्य हमारी मंत्रालय है और जो एमएसएमई है वो इस मंत्रालय भी इसके साथ जुड़ा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। तो ये सारे के सारे जो एक कलेक्टिवली इस एक मिशन को सपोर्ट कर रही हैं। ये मिशन 6 साल के लिए शुरू किया गया है, 25,000 करोड़ के आसपास का है। निर्यात प्रोत्साहन निर्यात दिशा बता दिया है आपको, डीजीएफटी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है दैट्स अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हालांकि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ वही देखना है हमने, याद रखना है हमने। एनआईए की शुरुआत क्यों की गई थी आपको पहले याद रखना है। एनआईए एक्चुअली भारत में जो है ना 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि इससे संबंधित एक एक्ट पास किया गया था 2008 में। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनआईए के बारे में? नहीं। तो ये क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो आप कहेंगे यस, यानी कि इसे हमने एक जो वैधानिक निकाय बोलते हैं हम इसे हिंदी में, यानी कि जिसके लिए हमने कोई कानून पास किया हो, इसके लिए हमने कानून पास किया और इसे बनाया। और बाद में एनआईए को हमने और पावरफुल करने के लिए इन्हें 2019 में इसे हमने और चेंज किया है, इसके अंदर एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके तहत अब जो एनआईए है वो स्टेट्स के अंदर कहीं पर भी कोई ब्लास्ट हुआ हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो, तो वहां पर बिना स्टेट की परमिशन लिए एनआईए एंटर कर सकती है, और वहां पर जो उस केस से संबंधित दस्तावेज हैं, फाइल्स हैं, सबूत हैं, या पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है वो कर करके यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकती है। तो बेसिकली इनका काम एनआईए का क्या है कि अगर कोई भी इंडिया के अंदर कोई टेररिस्ट मॉड्यूल है या कहीं पर इस तरह का थ्रेट है या ब्लास्ट के संबंधित, तो उन चीज़ों को यही जो है टेकअप करती है और यही वहाँ पे चार्जशीट दायर करती है। तो आपको बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर इसमें बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। जैसे ये प्रोसिक्यूट करती है, यानी कि ये केस दायर करती है इस एक्ट के तहत, दैट इज ए
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो है, तो सिंपली उससे ज़्यादा नहीं। और इनकी अपनी स्पेशल कोर्ट भी होती है, जैसे एक तो रेगुलर कोर्ट्स होती हैं, सीबीआई के केसेस की भी अपनी एक कोर्ट होती है, सीबीआई कोर्ट बोलते हैं उसे। इसी तरह एनआईए के जो केसेस होते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर जो पंचकुला है वहाँ पर भी एक एनआईए की कोर्ट है, बाकी स्टेट्स में भी इनकी कोर्ट्स हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1961 की। जो हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई जैसे कोई करंट अफेयर होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एचसीएस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी हाल ही में जो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, उन्होंने अमेंड किया है 1961 का हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे याद रखना है आपने, इससे हुआ क्या है अभी, टू अनेबल द अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स टू परचेज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ शामला दे फ्रॉम द ग्राम पंचायत एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्राइवेट ओनरशिप। दैट मींस अगर किसी व्यक्ति ने गांव की जो, पहले आपको बताना चाहिए शामलात किसको बोलते हैं। शामलात का मतलब होता है गांव की कॉमन लैंड, वो किसी की नहीं होती, टोटल पूरे के पूरे गांव की होती है। परंतु हम ऐसा ग्राउंड पर ऑब्जर्व करते हैं कि कई लोगों ने, या मतलब जाने अनजाने में, उस जमीन पर थोड़ी हो या ज्यादा हो उस पर कई बार कब्जा किया होता है। तो जिन लोगों ने इलीगली उन लोगों मतलब काफी लंबे समय से कब्जा किया हुआ है, तो अभी वो लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो कोर्ट केसेस हैं वो चलते रहते हैं, तो कोई ना कोई डिसीजन जो है वो निकलता नहीं है, लंबे चलते हैं कोर्ट केस क्योंकि। तो इसीलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो इस तरह के अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को अब मतलब अलाउ किया गया है कि वो ग्राम पंचायत को पैसे देकर वो जमीन खरीद सकते हैं और उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पेमेंट के थ्रू वो अब ज़मीन गांव वाले जो है ना वो बेच सकते हैं, और उससे जो फंड्स कलेक्ट होंगे वो गांव की भलाई के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस एक्ट के तहत और तो कुछ इसमें नहीं है। इससे होगा क्या, जो लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशंस पड़ी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब अलाउ कर दिया है। तो जितने भी केसेस लगे हुए हैं, लगभग हर गांव के अंदर ऐसे ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे केसेस अब जो है ना वो ईजिली उनको सॉल्व किया जा सकता है। और अब कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट में जब सरकार अपना रिप्लाई देती है, जवाब देती है, तो उसमें भी उनके भी रिसोर्सेज एनर्जी वेस्ट होती है, और वैसे भी इससे एक मतलब ज़्यादा बर्डन पड़ता है हमारी कोर्ट्स के ऊपर। तो कोर्ट्स को ना मतलब रखना चाहिए हमें, जो इंपॉर्टेंट केसेस को ध्यान से सुने, इतना टाइम वो दे पाएँ, तो वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह के लूप होल्स को ठीक कर दिया जाए। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं इसमें, इससे तो फिर गांव वालों की ज़मीन जो है वो काफ़ी कम रह जाएगी, और पॉलिटिकल लोग इसमें एंटर हो सकते हैं, और कहीं हो सकता है जो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो इस समय पर सत्ता में हैं, जैसे जो पंच हैं सरपंच हैं, तो वो कॉल्यूजन हो सकता है। मतलब ये सिर्फ चांसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये सिर्फ बताया जा रहा है अभी। और जैसे शामलात को चरनोई लैंड्स या पंचमी या पंचामी जो लैंड्स भी कहा जाता है आमतौर पे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, दैट्स अ नेट ग्रिड एनपीआर इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको बताओ कि नेट ग्रिड क्या है। नेट ग्रिड जो है ना, इसके बारे में देखिए, एक ये भी प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने भारत पोल देखा, आपने इसी तरह प्रगति पोर्टल को देखा, उसी तरह से ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है। जिसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, तो कोई इस तरह के पर्सन है जो आपस में मिलकर कोई एक प्लानिंग कर रहे हैं किसी अटैक की। तो यहाँ पर सारे की जो पुलिस एजेंसीज हैं या बाकी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अपनी इनपुट्स को या जो उनके पास डेटा है उसको आपस में रियल टाइम में शेयर कर सकते हैं, सो दैट जो टेररिज्म से जुड़े मॉड्यूल हैं या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है इजीली की जा सके। तो ये एक ऐसा पोर्टल है, नेट ग्रिड बोलते हैं इसे, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका नाम है। तो इसे 2009 में हमने बनाया था, और क्योंकि 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद ये तैयार किया गया था। और इस तक इसमें अभी तक जो है ना काफ़ी तरह के, ये डाटा आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, इनिशियली सिर्फ इसमें 10 सेंट्रल एजेंसी, जिसमें आईबी, रॉ, एनआईए, ईडी, एफआईयू, एनसीबी, डीआरआई वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब हमने यहाँ पर जो स्टेट्स की पुलिस हैं वो भी, और वहाँ पे एसपी रैंक का कोई ऐसा नहीं कि एसएचओ सीधा ओपन अप कर सकेगा, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, यानी कि वो एक अच्छे रैंक के अधिकारी को ये एक एक्सेस दिया गया है कि वो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सेस कर सकता है और यहाँ प्रोवाइड भी कर सकता है। इसके साथ एक चीज़ और आपने याद रखनी है यहाँ पे, जो गांधीवा एक एक यहाँ पर एनालिटिकल टूल है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये कुछ नया है इसमें। तो ये सपोर्ट करता है फेशियल रिकग्निशन, एंटिटी रेजोल्यूशन या मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस को।
तो गांडीवा को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक एनालिटिकल टूल है, ताकि जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एनपीआर का जो डाटा हमारी कंट्री इस समय पर इकट्ठा कर रही है उसके साथ कनेक्ट करके उन लोगों को ट्रेस किया जा सके जो इस तरह के पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखें, इतना एनफ है इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे जैसे एनपीआर का नाम आया, तो व्हाट इज एनपीआर? दैट्स अ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके तहत हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं भारत के हर एक व्यक्ति का, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कि वो भारत के मतलब सिटीजन है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बांग्लादेश से आके रह रहे हैं या इलीगली बाकी कंट्री से आके रह रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ताकि वो भारत के लोगों को मिलने वाला जो फ़ायदा है वो प्राप्त ना कर पाएँ, और उन्हें उनकी कंट्री में वापस भेजा जाए या उन्हें डिटेन किया जाएगा। तो यहाँ पर एनपीआर जो है, आपको उसके बारे में क्या याद रखना है। एनपीआर एक प्रोसेस है, पहला स्टेप है, ताकि हम यहाँ पर पूरे इंडिया का एक जो नेशनल रजिस्टर है सिटीजन्स का वो तैयार कर रहे हैं। तो उसका पहला स्टेप है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए पावर या कौन सा एक्ट रिस्पॉन्सिबल है, यानी किस एक्ट के तहत ऐसा हो रहा है? दैट्स अ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसके तहत हम जो रूल्स हैं 2003 के रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया को एनपीआर में डाल रहे हैं, इस रजिस्टर में एंटर कर रहे हैं। एंड नॉर्मल या यूजुअल रेजिडेंट किसको बोलते हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 6 महीने उससे ज़्यादा समय के लिए रह रहा है, और या आने वाले समय में भी रहना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं यूजुअल रेजिडेंट। बस इतना एनफ है। और 2027 में आप जानते ही हैं कि हमारे सेंसस होने वाले हैं, तो उसमें भी हमें ये चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जहाँ पे चार लोग, क्वाड का मतलब चार होता है, तो इसके अंदर यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो आपको एक तो चार कंट्रीज पता हो, अगर आपको नहीं पता तो ये याद रखना है। तो इन्होंने अभी एक अपनी जो मीटिंग है बीजिंग के अंदर, इसमें याद रखिए दैट एम्बेसडर्स जो थे क्वाड के, उन्होंने बीजिंग के अंदर अपनी एक जैसे मीटिंग की है वहाँ पर। और ये ह्यूमैनिटेरियन मैकेनिज्म्स के लिए थी। एक्चुअली क्वाड क्या है, वो क्यों शुरू हुआ था? एज अ ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 2004 में ना इंडियन ओशन में सुनामी आ गई थी बड़े लेवल पर। तो उन कंट्रीज में जो कि इंडियन ओशन के आसपास थी, वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारी डेथ हुई थी, जिसमें कि इंडोनेशिया भी था, श्रीलंका था और इंडिया भी था। तो इसीलिए उस समय पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को सहायता देने के लिए क्वाड की शुरुआत की गई थी। और हालांकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि 2007 में यहाँ पे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, नाम जरूर याद रखिएगा उस समय पर, उन्होंने ये कहा था कि मतलब इसका एक आइडिया दिया था 2007 में कि हमें एक ग्रुप को यूज करना चाहिए चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का जो प्रभुत्व है, उसकी जो एक कह सकते हैं जो स्टैचर है वो बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए ज़रूरी था। तो इसीलिए क्वाड को शुरू किया गया था। लेकिन क्वाड की समस्याएं जो है ना वो अपने आप में काफ़ी हैं, क्योंकि जो चाइना है जिसको रोकने के लिए क्वाड आज यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का एक मेंबर है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता या चाइना के अगेंस्ट नहीं जाता। तो आपको सिर्फ इतना याद रखें जो मैंने अभी बताया। और एक चीज़ और इसमें, यहाँ पर मैरीटाइम यानी कि समुद्री एक अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, और इंडो पैसिफिक जो हमारे पास प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, या जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विल्मिंगटन डेक्लेरेशन की गई थी 2024 में। ये क्वाड की डेक्लेरेशन है, तो आप इतना याद जरूर रखिएगा, जो विल्मिंगटन डेक्लेरेशन। आपको ये याद रखना है जब भी कभी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे इंडिया एक एक्टिव मेंबर है, तो वहाँ के बारे में कोई डेक्लेरेशन होती है, कहाँ हुई, कहाँ मीटिंग हुई, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है आपको। तो अभी हम क्वाड प्लस की बात भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ नई कंट्रीज को एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, वियतनाम है, उनको भी हम सोच रहे हैं कि ऐड ऑन करें, और ये बढ़ता हुआ जो एक चाइना का प्रभाव है उसको रोका जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज अबाउट दी गैलेक्सी फ्रॉग्स। गैलेक्सी जो फ्रॉग्स हैं, अभी 7 जो रेयर गैलेक्सी फ्रॉग्स हैं वो डिसअपियर हो गए हैं, या उनकी डेथ हो गई है, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो वेस्टर्न घाट के अंदर ये पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या हैं? अगर हम इंडिया का, अगर हम जैसे एक, तो यहाँ पर जो हमारे पास हिली एरियाज हैं वेस्टर्न एरिया में, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, इसी तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु,
केरला, इन क्षेत्रों में जो हमारी एक जो पहाड़ हैं उनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो इनके अंदर यहाँ पर जो गैलेक्सी फ्रॉग्स मिलते हैं, तो याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला के अंदर। तो जो चीज़ किसी एक ही जगह पर मिले और बाकी जगह ना मिले, उस स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली वहीं पर पाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड एंडेमिक है, तो आप जरूर याद रखिएगा। तो ये केरला के अंदर मिलते हैं, और बाकी इसको छोड़ सकते हैं आप। इसके अंदर केरला या तमिलनाडु का वर्ड आएगा यहाँ पे सिंपली। और ये वल्नरेबल हैं, याद रखना है आपने। जैसा कि आप हरियाणा के अगर प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा, या यूपीएससी में भी, कि वहाँ पर वल्नरेबल जो वर्ड है, यानी कि कुछ स्पीसीज जो उन दिनों न्यूज़ में रहती हैं, तो उनका स्टेटस पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है। जिनकी संख्या बिल्कुल ही कम रह जाए उनको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जिनकी संख्या थोड़ी सी ठीक हो और लेकिन फिर भी खतरा हो सकता है, तो उनको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। और जिनकी संख्या अभी मतलब खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है, हालांकि खतरा है उनके ऊपर भी, परंतु जनसंख्या भी ठीक है उनकी, तो उन्हें वल्नरेबल स्टेटस दिया जाता है। तो आपने याद रखना है। तो इसे वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है बाय द IUCN। नेक्स्ट इज अबाउट द एडल्ट स्किल असेसमेंट सर्वे। ऑल्दो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार ये 2026 में एडल्ट जो स्किल कॉम्पिटेंसी है, यानी कि हमारी जो वर्क फोर्स है उनके पास कितनी स्किल है, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये चेक कर रही है कि हमारे जो युवा हैं या जो पॉपुलेशन है, जैसे 18 साल से अबव जो लोग हैं, ये 3 महीने का सर्वे किया जाएगा, ताकि उनको डिवाइड किया जा सके कि बेसिक स्किल है, इंटरमीडिएट है या एडवांस स्किल है, उसके बेसिस पर। और याद रखिएगा इस ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है कि वर्किंग एज किसको बोलते हैं। तो आपने बोलना है, यानी कि वो लोग किसको मानते हैं, हम किन्हें वर्किंग एज बोलते हैं। 15 साल से लेकर 59 ईयर तक, पेपर के अंदर आपको ना वहाँ 18 लिख दिया जाएगा, 18 से 59 साल तक। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन जो एज होती है उसको बोलते हैं 15 से लेकर 59 ईयर तक के जो जितने भी यहाँ पर मेल हैं फीमेल हैं, उनको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो उनका डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है। और गाइज ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, इसको हम कभी बाद में एक बार डिटेल में इसको कवर अप करेंगे जब इससे रिलेटेड आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में। तो बाकी चीज़ें आप इसके अंदर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सो गाइस, इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर्स एनफ हैं। तो आई फील आपने सिर्फ वही करंट या वही इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन किया होगा, जिस इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी प्रिसाइज होनी चाहिए और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगेन, जो करंट अफेयर्स आपने पहले याद किए हैं उनको आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि कई करंट अफेयर्स बार बार रिपीट होंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नोट डाउन करने की। और साथ ही साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया कंटेंट या वीडियो अपलोड करते हैं तो इससे आपको तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और टाइमली आप अपने उस कंटेंट को समअप कर पाएंगे। आई होप आप इन इंस्ट्रक्शंस को याद रखें और चीज़ों को उसी तरह करें जैसा आपको कहा गया है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।